welcome back to Roastcast on Wheels. This is my third episode coming with Major Kavish Agarwal, ex-Indian Army officer, now Supreme Court lawyer. Welcome, sir. थैंक्स लक्ष्य। सो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत लोग इश्यूज फेस कर रहे हैं जो कि इंडियन आर्मी में, जिसके बारे में आप बोलते भी हैं सर, है ना। और जो आप लोगों ने भी सवाल दिए थे मेरे को इंस्टाग्राम क्वेश्चन पूल में, सो आई विल बी आस्किंग ऑल ऑफ दैट टू हिम। सो कैन वी स्टार्ट, सर? Please. So, sir, my first question is, who inspired you to join armed forces? No one. I had never aimed at joining the armed forces. But I was a lawyer, so I was aiming to join government services. तो हमारे घर में और भी इस तरीके का ट्रेडिशन रहा है, एंड देर आर पीपल इन माई फैमिली हु आर इन टू द जुडिशरी। तो मैं जज बनने की कोशिश कर रहा था। आई हैड गिवन द एग्जाम ऑफ हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज, उसका प्रिलिमिनरी मेरा निकला हुआ था, but like any other student who's preparing for government services, I was giving exams of all government services for which I was eligible. तो मैंने जैक का एग्जाम दिया और उसमें मेरा पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। आई वॉज ऑल इंडिया रैंक 4। सो देन आई थॉट दैट अ बर्ड एट हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। एक ही जॉब मिल रही है। देखिए, फौज की नौकरी में एक ही अच्छी बात होती है कि एक ही बार में क्लियर हो जाता है। मतलब आपका प्रिलिमिनरी मेंस, इंटरव्यू, इस टाइप का लंबा प्रोसेस नहीं होता जैसा कि नॉर्मल नौकरी में होता है। जो सिविलियन जॉब्स होती हैं उसमें एक एक साल का प्रोसेस होता है सिलेक्शन का। डिफेंस में ये बात अच्छी है। पहले आपका स्क्रीन एसएसबी में आई वाज डायरेक्टली एलिजिबल फॉर द जैग एंट्री बिकॉज आई हैड मोर देन 60% मार्क्स इन माई एलएलबी, which is a very good percentage for government colleges. तो जिसके भी 58% से ज्यादा मार्क्स थे वो कट ऑफ था हमारे टाइम पे जैग एंट्री के लिए। मेरे क्योंकि डायरेक्ट 58% से ज्यादा मार्क्स थे तो रिटन एग्जाम नहीं था। तो वो डायरेक्ट मैं एसएसबी में गया। एसएसबी में स्क्रीनिंग टेस्ट, फिर All the process. all the entire process, then the medical round, and then I came to know within 20 days that I am selected, and I am merited also. मतलब मेरी रैंक भी अच्छी थी because there were 7 vacancies. I was ranked 4, so I will surely make it because I am medically also fit. तो इसमें क्लियर हो गया। तो मैंने सोचा कि यार वो बाकी जॉब्स के लिए क्यों ट्राई करें। सो दैट इज हाउ आई जॉइंड इट। आई वाज नेवर एमिंग at joining the armed forces, but yes, I've been very patriotic from my childhood. To join armed forces? No, to join the armed forces, no. I was just generally patriotic. Armed forces को join करने का कभी भी aim नहीं था मेरी लाइफ में। So just by luck or by the grace of God you get there? Yes, correct. So sir, my next question is कि जो जैग ऑफिसर की सर्विस होती है और एक नॉर्मल आर्मी ऑफिसर की सर्विस होती है, जो कि किसी भी यूनिट में हो सकता है, आर्टिलरी में हो सकता है, इन्फेंट्री में हो सकता है, स्पेशल फोर्सेज में हो सकता है, तो इसमें सर क्या फर्क है? अपना ट्रेड स्पेशलाइजेशन का फर्क है। सी बहुत हद तक एक्चुअली आई वुड से मे बी 60-70% ड्यूटीज आर द सेम। ठीक है। सो जैग ऑफिसर्स, कॉन्ट्री टू द पॉपुलर मिसकंसेप्शंस, जैग ऑफिसर्स अंडरगो बेसिक इन्फेंट्री ट्रेनिंग। तो हमने ओटी चेन्नई से 49 वीक्स की इन्फेंट्री ट्रेनिंग करी है। उसमें ऑल दैट रनिंग, फिजिकल टेस्ट, पुशअप्स, चिन-अप्स, बीपीटी, monkey rope, horizontal rope, all that we have done, all those tests, firing and everything else, run back, march and shoot, everything is done by each JAG officer as part of the training. After training also, 1.5 years I served with the infantry. I was in 5 JAG. 1.5 years? Yes, proper infantry में serve किया है। उसके बाद भी जैग में, प्रॉपर जैग ब्रांच में आने के बाद भी, if I am given the task of any whatever kind of military duty, I cannot say no to it. Okay, so even after that I have been part of ADAM inspections, in which I am part of a team which is there to assess the ADAM inspection of carry out the ADAM inspection of a unit or a headquarters. जैसे 2 या 3 ऑफिसर्स या 4 ऑफिसर्स की टीम जाती थी, उसमें मैं 3-4 बार ऐसे में पार्ट ले चुका हूँ। तो हम असेस कर रहे हैं कि लोगों की फिजिकल फिटनेस क्या है, उनकी फायरिंग स्किल्स क्या हैं। आई एम वन ऑफ द एग्जामिनर of the ADAM inspection. उसके अलावा so many miscellaneous duties are there, sports events are there in which I participated even after coming to the JAG branch. Or of course being a JAG officer I have to handle legal things. So legal में मैंने वो सारी चीजें जो कि एक normal JAG officer handle करता है वो सब किया है। Court of inquiry, summary of evidence, court martial, summary trial, इनमें review reports लिखना, opinions देना, being OIC legal of a high court or AFT. So I have handled 2-3 high courts. I have
I have appeared in a couple of AFTs. So being officer in charge legal cell means कि जो भी फौजी लोग जो रिटायर्ड फौजी हैं या जो आई मीन रिटायर्ड आर्मी के पर्सनल हैं या सर्विंग आर्मी पर्सनल हैं, वो जो भी केसेस आर्मी के अगेंस्ट फाइल करते हैं, तो मैं आर्मी के बिहाफ पे उन केसेस को डिफेंड करता हूँ. आई मीन आई एम काइंड ऑफ द दिस इज द लॉयर. बेसिकल ड्यूटी ऑफ जैग ब्रांच. यस, तो हर एक जैग ऑफिसर इस टाइप की ड्यूटीज करता है. मैंने भी उसी टाइप की ड्यूटीज करी हैं. बट आई एम सेइंग दैट अ ह्यूज number of duties are overlapping with the duties which are done by an infantry officer or any normal officer, because आर्मी में बहुत सारे सेरेमोनियल इवेंट्स होते हैं. लेट अस से 26 जनवरी की कहीं कोई देयर इज अ परेड, मतलब परेड तो खैर उसमें तो हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. देयर इज एनी इवेंट, टी पार्टी और बेसिक फंक्शंस और व्हाटएवर, तो वहां पे डेली ऑन डेली बेसिस दे आर इंटरेक्टिंग विद ऑफिसर्स ऑफ अदर आर्म्स एंड सर्विसेज. एंड देयर आर सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज लाइक handling mess functioning. I was mess 2IC even after coming to second officer in command. I mean mess secretary, mess assistant mess secretary I was. I have been things like garden officer. So many, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि नॉर्मल इन्फेंट्री, आर्टिलरी या आर्मर्ड कोर या किसी भी और आर्म्स एंड सर्विसेज के ऑफिसर्स जो ड्यूटीज करते हैं, मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसका लॉ से रिलेटेड कोई मतलब नहीं है. ठीक है, जो कि जीओसी को कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखानी है, कानून से उसका कोई मतलब नहीं है, दैट आल्सो आई हैव डन. ओके, इस तरीके के बहुत सारे मिसलेनियस काम जो कि जनरल ड्यूटीज होते हैं वो सारे जैग ऑफिसर्स भी करते हैं. एंड इन एडिशन टू ऑल दैट वो अपना लीगल का काम करते हैं. दिस द सेम गोज फॉर एनीवन हु इज अ डॉक्टर और हु इज एन इंजीनियर. जैसे अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मेडिकल रिलेटेड ही काम कर रहे हैं. बहुत सारे मिसलेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव काम, बीइंग ड्यूटी ऑफिसर. तो जैग ऑफिसर, जैग ब्रांच में आने के बाद मैंने कितनी बार ड्यूटी ऑफिसर बन के लंगरों का खाना चेक किया होगा, नाइट में संतरी की ड्यूटी चेक करी, डे में संतरी ड्यूटी चेक करी, चेकिंग दी FOL स्टोर, दैट इज फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, vehicle inspection in some way, not thorough proper inspection of the vehicles, but checking on the empty platoon. All that is done by all officers in the इंडियन आर्मी. तो वो सारे काम भी जैग ऑफिसर करते हैं. ओके सर. सर जैसा आपने बताया कि व्हेन यू वाज इन आर्मी, तो आप बेसिकली जो आर्मी के ऊपर केसेस हो रहे हैं आप उनको डिफेंड करते थे. करेक्ट. लेकिन अभी आप आर्मी पे ही केस कर रहे हो काइंड ऑफ. हाँ, लेकिन इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई आई वाज. हाँ, आर्मी पे ही केस कर रहे हैं, मतलब आर्मी पे केस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आर्मी किसी जवान जो कि अपाहिज हो गया है, अगर आर्मी उसे पेंशन नहीं रिलीज कर रही, तो ऑब्वियसली आर्मी पे केस डालना पड़ेगा. ठीक है, वहां पे सी इट वाज पार्ट ऑफ माय ड्यूटीज. ओके, व्हेन आई वाज इन द आर्मी, बीइंग एन आर्मी ऑफिसर, इट इज पार्ट ऑफ माय ड्यूटी टू डिफेंड केसेस फाइल्ड अगेंस्ट द आर्मी. ओके, बट अब मैं जानता हूं कि यार कोई बंदा जिसके खिलाफ अन्याय हो रहा है, तो उसके लिए हम आर्मी के अगेंस्ट केस क्यों नहीं फाइल करेंगे? ऑब्वियसली करना पड़ेगा. इनफैक्ट मैं तो आई वाज अपॉइंटेड आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द आर्मी, आई वाज अपॉइंटेड एज सीनियर पैनल काउंसिल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मुझे भारत के राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया एज सीनियर पैनल काउंसिल फॉर दिल्ली हाई कोर्ट टू रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ इंडिया. लेकिन वहां पे मुझे ऐसे केसेस मार्क किए जा रहे थे टू डिफेंड द आर्मी अगेंस्ट डिसेबिलिटी पेंशन केसेस. सो आई रिजाइंड, क्योंकि जब गलत केसेस में अगर मुझे मार्क किया जा रहा है, ऐसे टाइप के केसेस में जिसमें मुझे नहीं होना चाहिए, या जिसमें मतलब जिसमें मेरा जमीर नहीं मानता ये बात को, क्योंकि अगर एक फौजी के खिलाफ अन्याय हो रहा है, वो AFT से केस लड़के आया है, तो उसे डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट करनी चाहिए. लेकिन अगर आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या सरकार उसे अगर पेंशन नहीं रिलीज कर रही है, बल्कि रिलीज करने की बजाय उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाके एक रिट पिटीशन फाइल कर रही है, तो मैंने सोचा यार कि ये बात गलत है, फौज को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको उसकी डिसेबिलिटी पेंशन देनी चाहिए. तो ये दुर्भाग्य की बात है कि एक्चुअली हमारी फौज या जो MOD है, वो जो लोग इतने प्रताड़ित हैं, जो अपने ही फौजी हैं, ठीक है, किसी सिविलियन के खिलाफ हो तो अलग बात है, वो बंदा अपना ही बंदा है. ठीक है, आप इसको इस तरीके से सोचिए कि मैं आर्मी के अगेंस्ट नहीं, जो आर्मी के पर्सनल हैं उनके हित में लड़ाई कर रहा हूँ. जी सर. लेकिन मैंने कई बार अपने पॉडकास्ट में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए भी बोला है. बिल्कुल. कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बता देता हूँ सर पहले, कि एज यू आर अ जैग ऑफिसर, तो जैग में PC नहीं है. नहीं, PC मिल सकता 10 साल के बाद. जैग एक ऐसी अजूबा, अनोखी आर्मर सर्विस ऑफ द इंडियन आर्मी है जिसमें स्टार्टिंग में सिर्फ SS कमीशन ही होता है. शॉर्ट सर्विस एकमात्र ऐसी आर्मर सर्विस है
मेन स्ट्रीम, जिसमें कि पीसी डायरेक्ट एंट्री है ही नहीं तो सर हाउ कैन यू गेट परमानेंट कमीशन इन द उसमें? 10th ईयर ऑफ सर्विस। तो आपकी सर्विस कितनी होती है, लाइक जब आप ज्वाइन करते हैं एज अ 10 जैक साल ऑफिसर? 10 साल। तो वो एक्सटेंड कैसे होगी सर? एक्सटेंड हो सकती है। जैसे सी, लेट अस से यू आर अ बीए, बीकॉम, बीएससी ग्रेजुएट, हम्म। या आपने बीटेक कर रखा है, या एमबीबीएस कर जी। रखा है, या डेंटल की पढ़ाई कर रखी है, हम्म। या वेटरनरी सर्विसेज की पढ़ाई कर रखी है, आपने कोई भी पढ़ाई कर रखी है, हम्म। तो आप या तो पीसी कमीशन के लिए जा सकते हैं थ्रू आईएमए, या आप एसएस कमीशन के लिए जा सकते हैं थ्रू ओटीए। ओटी है। ठीक है, लेकिन मतलब आप कोई भी आर्मर सर्विस में, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर, एएससी, एओसी, व्हाटएवर, ऑल इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऑल मेडिकल सर्विसेज, इसमें आप अगर चाहें, डिपेंडिंग ऑन योर ओरिएंटेशन, ऑन योर पर्सनालिटी, अगर आप चाहें तो आप स्टार्टिंग में परमानेंट कमीशन के लिए जा सकते हैं, या शॉर्ट सर्विस कमीशन, एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन। ठीक इन है, नॉर्मल इन्फेंट्री एंड हाँ, ऑल्सो। सारे सर्विसेज में। हाँ, सारी सर्विस। केवल जैग में देयर इज नो ऑप्शन ओनली। जैग में अगर आप लॉयर हैं और आपको जैग में आना है, तो आप यू कैन ओनली गो थ्रू शॉर्ट सर्विस मोड। परमानेंट कमीशन का स्टार्टिंग में कोई चांस है ही नहीं। अगर आप लॉयर हैं और आपको अपनी लॉ की डिग्री वेस्ट करके अगर आपको अदर आर्म्ड सर्विसेज में जाना है, तो आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं। मतलब इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर वगैरह वगैरह में अगर आपको जाना है, उसके लिए ट्राई करना है, देन यू कैन ट्राई फॉर आईएमए थ्रू परमानेंट कमीशन। जी। आई मीन यू कैन ट्राई फॉर परमानेंट कमीशन थ्रू आईएमए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप जैग में जाने के लिए आपको स्टार्टिंग परमानेंट कमीशन नहीं मिल सकता। नहीं मिलेगी, शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू ही आना पड़ता है जैग में। लेकिन सर फिर परमानेंट कमीशन मिल जाती है? मिल सकती है। मतलब उसका क्या क्राइटेरिया है? उसका क्राइटेरिया दुनिया में किसी को नहीं पता। उसका क्राइटेरिया इट इज सो वेग। इसके लिए देयर इज टन्स ऑफ लिटिगेशन। एएफटी में भरे पड़े हैं केसेस। हंड्रेड्स ऑफ ऑफिसर्स आर फाइलिंग केसेस फॉर नॉट बीइंग ग्रांटेड परमानेंट कमीशन। किसी को नहीं पता है। द एंटायर प्रोसेस इज शाउटेड इन ओपेसिटी। कुछ क्लैरिटी नहीं है, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। किसको पीसी मिलेगा किसी को नहीं पता। किसको नहीं मिलेगा किसी को नहीं पता। आपकी सर्विस बहुत अच्छी भी है, आपको शायद तब भी ना मिले परमानेंट कमीशन, और बहुत बेकार भी है। बहुत बेकार है तब भी मिल सकता है। मैं जानता हूँ देयर आर एक वो पीपल हु आर ओवरवेट हैव गॉट परमानेंट कमीशन। ठीक है, मेरे बहुत लोगों को जानता हूँ मैं। तो सर आपको परमानेंट कमीशन मिली थी या फिर जस्ट आपने अपनी विलिंगनेस पे आर्मी छोड़ी? नहीं, मैं नहीं चाहता था परमानेंट कमीशन। मैं सेकंड ईयर से नौकरी से रिजाइन करने की कोशिश कर रहा था। क्यों सर, इसके पीछे का रीजन? बिकॉज इट इज पैथेटिक। जैग इज पैथेटिक इन मेनी वेज। जैग के साथ बहुत अन्याय है। जैग का फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2.5 साल की सीनियरिटी का लॉस हो रहा है। बिकॉज इफ यू आर अ टेक्निकल ऑफिसर, अगर आप इंजीनियर हैं या आप डॉक्टर हैं, तो आपको 1 साल की, एज एन इंजीनियर आपको 1 साल की एंटीडेट सीनियरिटी मिलती है, क्योंकि आपने 4 साल की पढ़ाई करी है, कंपेयर टू अ गाय हु डन बीए, बीकॉम, बीएससी एटसेट्रा। वो बंदा 3 साल की पढ़ाई करके आता है, इंजीनियर 4 साल की पढ़ाई करता है। तो 1 साल का इंजीनियर को कॉम्पेंसेट करने के लिए एंटीडेट सीनियरिटी दी जाती है। प्लस दैट इंजीनियर इज ग्रांटेड टेक्निकल अलाउंस, 3,000 रुपीज पर मंथ। मास्टर्स करने के बाद वो बढ़ के 6,000 रुपए पर मंथ हो जाता है। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप डायरेक्ट कैप्टन रैंक से कमीशन होते हैं। ठीक है, वेदर यू आर गोइंग। सर मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द इंटर्न डॉक्टर्स दोज हु आर इन कमांड हॉस्पिटल्स दे आर फ्रॉम लेफ्टिनेंट। हाँ, मैं बता देता हूँ। मैंने इसमें कम से कम 5-6 साल मैंने इस इशू में बहुत गहराई से रिसर्च किया है, सीनियरिटी वाले इशू पे। वो ऐसा है, वो एएफएमसी के डॉक्टर्स होते हैं। हाँ। करेक्ट। तो उनको 4 साल के बाद उनको लगाया जाता है कमांड हॉस्पिटल में। और 4 साल के बाद वो लेफ्टिनेंट रैंक से स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 4 years? यस, 4 years ऑफ देयर एमबीबीएस डिग्री। और वो 5th ईयर जब उनका रनिंग होता है, तो वो एमबीबीएस की डिग्री में भी काउंट होता है। सर दे आर ऑलरेडी कमीशन्ड ऑफिसर्स। और जब जैसे उनका 5वां साल कंप्लीट हो जाएगा, 5.5 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो कैप्टन बन जाते हैं। सो द मोमेंट यू कंप्लीट योर एमबीबीएस डिग्री, यू आर ऑलरेडी अ कैप्टन। करेक्ट। आपने टोटल 5.5 साल की, 12वीं के बाद आप 5.5 साल में बन गए कैप्टन। अब मैं बताता हूँ मैंने 12वीं के बाद 5 साल में करा एलएलबी कंप्लीट। एलएलबी इज अ ट्विन ग्रेजुएशन डिग्री। पहले मेरे को एक ग्रेजुएशन की डिग्री मिली जिसको कहते हैं बीए। तो बीए एलएलबी, जैसे मेरी डिग्री है, हमारे कॉलेज में उसे बीएलएस कहते हैं, बैचलर ऑफ लीगल स्टडीज। आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, व्हिच इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया एंड द ओल्डेस्ट लॉ कॉलेज इन एशिया। इससे बहुत सारे चीफ जस्टिसेस आए हैं, सोलिसिटर जनरल्स आए हैं। मिस्टर मुकुल रोहतगी, who was former Solicitor General of India, is from Government Law College.
Pratibha Devi Singh Patil is from Government Law College. B.R. Ambedkar is from Government Law College. बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज हैं, आप विकिपीडिया पर डाल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा. मैं उस कॉलेज से हूँ. जी. मैंने उस कॉलेज में मैं मेरिट पे एडमिट हुआ. हम्म. 5 साल में मेरे को वहां से 2 डिग्रीज मिली. बैचलर ऑफ लीगल स्टडीज 3 साल के बाद मिली, प्लस 5 साल की पढ़ाई के बाद मुझे एलएलबी की डिग्री मिली. तो मेरी 2 ग्रेजुएशन है. उसके बाद मैंने 1 साल ओटी चेन्नई में ट्रेनिंग करी. 6 साल हो गए. 5 + 1 6. उसके 2 साल 7 महीने बाद आई एम बिकमिंग कैप्टन. मैं 8.5 साल में कैप्टन बन रहा हूँ. 12वीं कंप्लीट होने के 8.5 साल के बाद मैं कैप्टन बन रहा हूँ. और वो जो डॉक्टर है वो 5.5 साल में कैप्टन बन रहा है. अब आप कोई लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं. अब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ. डॉक्टर सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं, जो मेडिसिन का जो एस्पिरेंट होता है, जो मेडिसिन का स्टूडेंट होता है, जो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा होता है, वो अगर उसमें सक्सेसफुल नहीं होता तो वो डेंटिस्ट्री में जाता है एज ए नॉर्मल. ठीक है, एज ए नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. जिसका उसमें भी सिलेक्शन नहीं होता वो वेटरनरी साइंसेस में जाता है. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बीडीएस वाले डॉक्टर्स हैं और जो बीवीएससी वाले जो वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी 5.5 साल में ही कैप्टन बन जाते हैं. ठीक है. एक्चुअली जो डेंटल का कोर्स होता है 5 साल का होता है, एमबीबीएस का 5.5 साल का होता है, और वेटरनरी का भी 5 साल का ही होता है. तो ये लोग 5 साल में ही कैप्टन बन जाते हैं 12वीं के बाद. और इनका 6 महीने का सीनियरिटी लॉस होता है एट द टाइम ऑफ बिकमिंग मेजर, सो दैट दे कम एट पार विद एमबीबीएस डॉक्टर्स. मैंने इसे बहुत गहराई से रिसर्च कर रखी. ये बातें बड़े बड़े ऑफिसर्स को पता नहीं होंगी जो बातें मैं बता रहा हूँ. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड विद ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग दिस. तो ये सारे लोग जो 5.5 साल में या 5 साल में कैप्टन बन रहे हैं, मैं 8.5 साल में कैप्टन बन रहा हूँ. मेरा भी प्रोफेशनल डिग्री है. आई एम ऑल्सो इट इज ऑल्सो आई एम फुल्ली कॉम्पिटेंट एज एनीवन एल्स. अब इंजीनियर है. इंजीनियर ने 4 साल में बीटेक कंप्लीट करी, 1 साल ट्रेनिंग करी उसने ओटी चेन्नई में, तो 5 साल बाद बन गया लेफ्टिनेंट. और क्योंकि उसको 1 साल की एंटीडेट सीनियरिटी मिल रही है, तो वो 1 साल नौकरी के बाद, मतलब 12वीं के बाद 6 साल पास होने के बाद वो बन गया कैप्टन. तो जो इंजीनियर वो भी मेरे से 2.5 साल आगे हो गया. प्लस उसको, एक तो वो मेरे से 2.5 साल जब आगे हो गया वो, तो उसकी पे एंड अलाउंसेस मेरे ज्यादा है. ठीक है, बिकॉज ही इज सीनियर टू मी एट दैट एज, at your respective age. When I am 26 and I am a captain, but he is 26 and he is a captain, so he is getting much more salary because he is captain, but 2.5 years senior to me as a captain also. Correct? So he is getting more salary, plus he is getting technical allowance. और अगर उसने मास्टर्स कर रखी है तो हायर क्वालिफिकेशन पे अलग से मिल रहा है उसे. तो मतलब 1 साल में I am losing out on at least maybe 2 lakh rupees or something, merely because you are subjecting JAG officers to this disadvantage. It is illegal. You ask any JAG officer, they will tell you it is illegal. It is outright violation of Article 14, right to equality. So this is pathetic. Outright injustice against the entire legal fraternity. Okay? तो इसके बारे में हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर रखा है. सरकार का कहना यह है कि people who are doctors and engineers, they have premium degrees in engineering and medicine. They have premium degrees in BTech and MBBS, which means आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सारे वकील गधे हैं? Give it to me in writing. Let the government declare it that LLB is a stupid, pathetic degree. Please give it in writing. Give it to the Chief Justice of India also that your degree is stupid, your degree is pathetic. Engineers are very great people. Nothing against engineers and doctors. I have engineers and doctors in my family. Okay, close relatives are engineers and doctors. But एक बात ये होती है, समानता होती है. ठीक है, आप ये नहीं, अगर इतनी ही बात है तो आप इंजीनियर्स को, आप डॉक्टर्स को इंजीनियर से सीनियर कर दो. ठीक है, लेट अस से बीएससी वालों को आप बीकॉम वालों से सीनियर कर दो, बीकॉम वालों को बीए वालों से सीनियर कर दो. दिस इज स्टूपिड नॉनसेंस. आई मीन देयर हैज टू बी सम बेसिक पैरिटी. एवरी डिग्री हैज इट हर एक चीज बराबर है. आप ये कह सकते हैं कि यस, वन डॉक्टर इज बेटर देन अनदर डॉक्टर, वन लॉयर इज बेटर देन अनदर लॉयर, बट ऑल इंजीनियर्स आर बेटर देन ऑल लॉयर्स. नॉट नॉनसेंस. मतलब कि हर एक नुक्कड़ पे इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले हुए हैं. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू इंजीनियर्स एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स. और लेट अस से आई एम अ लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट लॉ कॉलेजेस इन इंडिया. हमारे जो जैग ऑफिसर्स हैं, आई नो फ्यू जैग ऑफिसर्स जो लंदन से, किंग्स कॉलेज लंदन से एलएलएम करके आए हुए हैं. क्वींस कॉलेज लंदन से, कुछ मैनचेस्टर में है या पता नहीं कहाँ, वहां से एलएलएम करके आए हुए हैं. अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर्स हैं, sword of honor हैं. There's one serving JAG officer of the Indian Army.
who is a sword of honor in OTA Chennai. हम्म, She was so good in physicals and everything else. Sword of honor is given to the best cadet बेस्ट कैडेट ऑफ द होल of the बैच। OTA. अब वो 200-250 में से हम्म, she was found to be the best cadet. She has beaten everyone who has joined the infantry or artillery or whatever armor service. You cannot say that JAG officers are behind anyone else in any manner. So if so much injustice is happening, I was obviously disgusted with it. And then JAG में there's no manpower. Jawans होते ही नहीं है. So things which are supposed to be done by Jawans are being done by officers. It is so demeaning. Like sir, Many can you things. please elaborate it? Yes, बडी नहीं मिलता JAG ऑफिसर्स को. मैं बताता हूँ, एक हमारे कलकत्ता में एक ऑफिसर थे, वो कहते थे कि यार सारे ऑफिसर्स की गाड़ियों को सुबह सुबह गाड़ी को साफ करने के लिए, गाड़ी को धोने के लिए बाकी ऑफिसर्स की बड़ी आके उनकी गाड़ी धो रहे हैं, या सिविलियन स्टाफ है जो भी है उनके सर्वेंट्स हैं, मैं अपनी गाड़ी खुद धोता हूँ. सी देयर हैज टू बी, क्योंकि जैग में जवान्स नहीं होते हैं. जैग में जवान है ही नहीं। जैग में जवान्स हैं ही नहीं. जैग, आई डोंट नो, मेरे को तो कोई और ऐसा आर्मर सर्विस नहीं याद आ रहा है, मैंने नहीं सुना है. कोई बहुत छोटे छोटे जैसे वो मिलिट्री फार्म्स, उसमें भी शायद अपने जवान होते थे. बहुत छोटे छोटे कोई सेगमेंट्स अगर ऐसे हों इंडियन आर्मी के तो मुझे पता नहीं, बट जो मेजर डिपार्टमेंट्स हैं या मेजर आर्म्स एंड सर्विसेज हैं उसमें सब में जवान अपने होते हैं. तो नाउ यू सी वी हैव केसेस लिस्टेड इन दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन डेली बेसिस. कल मैं जाने वाला हूँ सुप्रीम कोर्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा केस है. तो जो इंडियन आर्मी का जो OIC लीगल सेल है और सुप्रीम कोर्ट, उनके पास जो भी जवान हैं, उनके पास एक या दो होंगे, वो बोरोड हैं. वो जैग डिपार्टमेंट के अपने जवान नहीं है. वो ASC AOC कहीं से ऐसे बोरो किए हुए हैं जो कि 4-6 महीने मैक्सिमम 1 साल के लिए उस बंदे के, उस ऑफिसर के पास आते हैं. तो कमांड एंड कंट्रोल इज नॉट दैट इफेक्टिव. सपोज इफ OIC लीगल सेल सुप्रीम कोर्ट गिव्स हिम सम कमांड, वो बंदा उसको उतने अच्छे तरीके से कंप्लाई अगर नहीं करेगा, और कई बार नहीं भी करते हैं, सो देन दैट मेजर कैन नॉट डू मच अगेंस्ट हिम. प्लीज अंडरस्टैंड, एक बंदा जो मेरी कमांड के अंदर डायरेक्टली है, इफ आई एम हिज CEO, इफ आई एम फ्रॉम हिज ओन आर्मर सर्विस, आई हैव अ मोर इफेक्टिव कंट्रोल ओवर दैट गाय. लेकिन अगर मान लीजिए वो कहीं और से बोरो किया हुआ बंदा है, तो वो मेरी बात को उतना इफेक्टिवली नहीं सुनेगा. पहली बात, उसे नॉलेज ही नहीं है, उसे लॉ की नॉलेज ही नहीं है. इमेजिन बीइंग अ डॉक्टर. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए आप देखिए, इंडियन आर्मी का कोई सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, वो कर रहे हैं एक ओपन हार्ट सर्जरी. मुझे मेडिसिन का कुछ नहीं पता है, ठीक है, बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी वो कर रहे हैं. तो जो उनके साथ नर्सिंग असिस्टेंट्स होते हैं, उनको कुछ हद तक मेडिसिन की नॉलेज होती है. उन्होंने शायद BSc नर्सिंग कर रखा होता है, ग्रेजुएशन उन्होंने नर्सिंग में किया है, या कम से कम उन्होंने बायोलॉजी ली है, ठीक है, 11th-12th में, जो भी उनका क्राइटेरिया है. दे आर ट्रेन्ड टू बी नर्सिंग स्टाफ, करेक्ट. हमारे जैग में जो है ना, उनको लॉ का जीरो एक्सपीरियंस है. जो ऑल द जवान्स दोस आर बोरो, जो उनको असिस्ट कर रहे हैं, जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज लीगल सेल सुप्रीम कोर्ट, या ऑफिसर इंचार्ज, जब मैं जैसे रांची हाई कोर्ट को हैंडल कर रहा था, झारखंड हाई कोर्ट एट रांची, या जब मैं ऑफिसर इंचार्ज श्रीनगर हाई कोर्ट था, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एट श्रीनगर, तो जो मेरे को जो जवान मिले हुए हैं जो असिस्ट करने के लिए, पहली बात तो बोरोड है कहीं से. दूसरी बात, उन्हें लॉ की कोई नॉलेज नहीं है. उन्होंने ना कभी लॉ की पढ़ाई करी, ना कोई लीगल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करी, ना उनकी कोई क्वालिफिकेशन है, और ना उनका कोई एक्सपीरियंस है. एक्सपीरियंस उनका वही है जो कि जब वो मेरे साथ काम करने के लिए आ गए, तो जो मैंने ही उन्हें ट्रेन करते, वही उन्हें लॉ की नॉलेज है. मतलब जब वो बंदा पहले दिन मेरे पास आ रहा है, तब वो ही इज कमिंग कंप्लीटली ब्लैंक. ही माइट हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, हो सकता है उसने 11वीं-12वीं में साइंस ली हो, उसने कॉमर्स या आर्ट्स नहीं ली हो, जो कि थोड़ा बहुत लीगल टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं. उसको लॉ की जीरो नॉलेज के साथ वो आ रहा है, और वो बहुत बड़े बड़े केसेस में असिस्ट करने के लिए है हमारे पास. लेकिन सर इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं ना कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास थोड़ी लो लेवल डिग्रीज है, जैसे आपने बताया लो लेवल डिग्रीज क्यों है? BSc नर्सिंग अकॉर्डिंग टू MBBS से थोड़ी हाँ, डाउन ही है, करेक्ट, नर्सिंग एंड ऑल. करेक्ट, तो उनकी सर भर्ती होती है जवान्स की कि उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, करेक्ट, कि जैसे लॉ में तो सिर्फ देयर इज BA एंड LLB जैसा आपने बताया, ठीक है, तो उसमें और कोई डिग्रीज नहीं है कि आप ठीक अगर है, इफ यू वांट टू बी अ अग्रीड, लॉयर और जज, है ना. अग्रीड. तो अगर जवान्स की भर्ती स्टार्ट हो आर्म फोर्सेस में, तो जो सीनियर ऑफिसर है और जो जवान है, उनकी डिग्री सर सेम हो जाएगी ऐसे तो? नहीं,
कोई डिप्लोमा टाइप का करा हुआ हो सकता है उन जवानों ने। लॉ में होता है सर डिप्लोमा? बिल्कुल होते हैं। कोई लॉ का किसी कोर्स इग्नू यूनिवर्सिटी से हम्म। आर्मी डिप्लोमा करा दे, उस बंदे को कुछ तो आप पढ़ाई करा के भेजो जैग डिपार्टमेंट में। जी। जब आप उस बंदे को जैग ऑफिसर की असिस्टेंस के लिए भेज रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए ना कि सारी यूनिट्स या सी पता है क्या होता है, जब जब जैग ब्रांच हम्म। किसी बंदे को रिक्वेस्ट करती है कि हमारे को एक स्टाफ दो, तो सी यूनिट्स क्या कोशिश करेंगी, वो दे विल ट्राई टू डिस्कार्ड देयर मोस्ट यूजलेस जवान। हम्म। जनरली अगर मान लीजिए आपसे कोई बंदा बोरो कर रहा है, तो आप अपने अच्छे बंदों को नहीं भेजोगे, आप सबसे उन बंदों को भेजोगे जो उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने अच्छे बंदों को भेजोगे तो आपका खुद का काम सफर होगा। हम्म। आप कम से कम उन्हें कुछ तो ट्रेनिंग करके भेजो, एटलीस्ट लेट देम अंडरगो प्रॉपर कैप्सूल। हमारे हम्म। पास इंडियन मिलिट्री, इंडियन, AIL मोहाली नहीं में नहीं, ही है। नॉट नॉट एआईएल, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ है हम्म। एट दिल्ली। उससे मैंने 2 कोर्सेज किए, सॉरी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा था बोलते बोलते। हम्म। इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ, वहां से जवानों की कोर्सेज करा लो आप। जो जवान वहां पे कम से कम 1 महीना 2 महीना वट एवर बेयर मिनिमम कोर्स हम्म। आपको ठीक लगता है, कम से कम उतनी तो ट्रेनिंग करा के भेजो। एटलीस्ट दैट जवान, ही शुड नो व्हाट इज आर्मी एक्ट, व्हाट इज आर्मी रूल्स। कुछ बेसिक फंडामेंटल तो पता होना चाहिए उसे। हम्म। उसे कुछ नहीं पता, उस बंदे को, हम्म। उस सर लेकिन जो जैग में एज अ जवान आ रहा है, जैग में कोई ऐसा जवान नहीं आ रहा है। लेट अस सपोज आ रहा है, तो उसके पास वो क्वालिफिकेशंस नहीं है ना। अरे मैं ये कह रहा हूँ, जो बंदा क्लर्क है, हम्म। जो बंदा बाय ट्रेड क्लर्क की भर्ती हुई है, लेटर से वो एएससी में है, हाँ जी। आर्मी सर्विसेज कोर में, आप उसको एज अ क्लर्क डाल रहे हैं जैक ब्रांच में फॉर अ टेम्पररी पीरियड। हम्म। कम से कम उससे पहले उसे कुछ तो कोर्स करा दें, हम्म। जिससे बेसिक नॉलेज हो जाए लॉ की। हम्म। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जैसे कि जब आप प्रमोट होते हो तो थोड़े बहुत कोर्सेज होते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, उनको आर्मी एक्ट, आर्मी रूल्स, हम्म। डीएसआर दैट इज डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस, आर्मी की कुछ लॉ से रिलेटेड पॉलिसीज, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, समरी ऑफ एविडेंस, इनका कुछ तो करा के भेजना बेसिक चाहिए। नॉलेज। बेसिक फंडामेंटल नॉलेज तो करा के भेजनी चाहिए। हम्म। लेकिन वो आते हैं, उनको दे आर नील बट्टे सन्नाटा, उन्हें कुछ नहीं पता है कानून का, तो वो मुझे असिस्ट कैसे करेंगे? हम्म। फिर वो बन जाते हैं केवल प्यून। काफी हद तक वो बस फाइल इधर से उधर लाके दे सकते हैं। वो दे कैन नॉट गिव मी एनी इंटेलेक्चुअल असिस्टेंस। हम्म। वो हमारे ट्रेड में हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते, केस में भी जो थोड़े बहुत कुछ नहीं कर सकते। फैक्ट्स वो हैं। कोई रिसर्च में हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, वो कोई ड्राफ्टिंग में हेल्प नहीं कर सकते, उन्हें कुछ नहीं पता कानून का। तो एक जैग ऑफिसर है, वो अकेले स्ट्रगल कर रहा है। हम्म। जैग ऑफिसर दे बिकम सो ओवरबर्डन्ड। जो हैवी हाई कोर्ट्स हैं, या हैवीली जो लोडेड एएफटीज हैं, एक दिन में इनके 40-50 केस लग जाते हैं। वो सारी ड्राफ्टिंग, सारी रिसर्च वर्क खुद कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उसमें वकील लोग अपेयर होते हैं, हम्म। बट जो वो वकील है, जो सिविलियन लॉयर है, वो आउटसाइडर है। हम्म। उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब आपके अंडर, अगर आप जैग ऑफिसर हैं, तो आपके अंडर एक भी लीगली कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है। हम्म। जिसको थोड़ी बहुत लीगल जिसको, नॉलेज है। हाँ, एक भी आपके अंडर नहीं है हम्म। जिसको आप कोई डायरेक्शन दे सकें, जिसको आप कुछ रिसर्च के लिए असिस्टेंस ले सकें। हम्म। अगर आपको इस टाइप की असिस्टेंस चाहिए, तो आपको अपने पर्सनल लाइसेंस बनाने पड़ेंगे उन लॉयर्स के साथ जो कि आपके केसेस में अपेयर होते हैं। हम्म। उनसे अपनी पर्सनल सेटिंग करो, अपना जुगाड़ करो, उससे आप कुछ अपनी हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज देयर इज नो असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू यू फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। ओके सर। ऑब्वियसली दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। आई एम सेइंग, अगर मान लीजिए कोई एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट होता है, वकील, मान लीजिए कोई 25 साल का लड़का है, मेरे हम्म। साथ, मेरे पास बहुत लोग लॉयर्स हैं जो मेरे एसोसिएट्स हैं, तो उनकी असिस्टेंस के लिए भी हम इंटर्न्स देते हैं, हम्म। जो यंग लॉ स्टूडेंट्स होते हैं। सो इवन दैट फ्रेश ग्रेजुएट ऑफ लॉ, उसके अंडर एक लीगली कॉम्पिटेंट बंदा है हम्म। उसके असिस्टेंस के लिए। लेकिन अगर आप अगर आप मान लीजिए यू आर लेट अस से नियरली 35 ईयर्स ओल्ड, 38 ईयर्स ओल्ड, हम्म। आपको 10 साल का लॉ का एक्सपीरियंस है एज अ हम्म। जैग ऑफिसर, आप किसी हाई कोर्ट में, किसी एएफटी में या सुप्रीम कोर्ट में आप ओएसी लीगल सेल हैं, हम्म। वहां पे भी आपके पास देयर इज नो वन टू असिस्ट यू हम्म। लीगली। whereas a lawyer who is very junior to you, हम्म। उसके पास होंगे लीगल असिस्टेंस के लिए। हम्म। दिस हैपेंस ओनली इन द इंडियन आर्मी, इन जैग सर्विसेज। ओनली इन जैग। अगर मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, तो आपके अंडर एक दो हाँ नर्सिंग हाँ स्टाफ हाँ हाँ होंगे हाँ। और मिसलेनियस स्टाफ होंगे, हम्म। who can assist you as medical, as people having medical knowledge at least. हम्म। So this is, there is no manpower. There are many things which can be easily done by jawans, लेकिन वो सारे काम ऑफिसर्स को करने पड़ते हैं, in terms of administrative things, in terms of preparing basic documents, जी। in terms of coordinating things. मार्केट से कुछ चीज की जरूरत है ऑफिस में, तो समटाइम्स ऑफिसर को भेज देते हैं कि भाई ये चीज को ले आओ। हम्म।
which is a little demeaning also. मतलब सर लेकिन आपके पास अपना राइट है, आप मना भी कर सकते हो कि आई डोंट वांट टू डू दिस एंड आई विल नॉट डू दिस। कोर्ट मार्शल हो जाएगा। कोर्ट मार्शल। आप मना नहीं कर सकते आर्मी में रहते हुए। आप किसी भी चीज बट को, लेकिन जो चीज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट जा रही है, आप उसको तो मना कर ही सकते हैं एटलीस्ट। आपने सुना है किसी कोई जवान मना करते हैं कि मैं जिनको बडी लगाया जाता है हम्म। कि मैं ये काम नहीं करूंगा, उनसे कितने कितने क्या क्या काम करवाए जाते हैं। आपने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि जवान मना कर मैंने रहे हैं देखे हैं सर। और उनका क्या होता है उसके बाद नहीं, में। मना करते हुए नहीं, बडीज जो काम करते हैं वो दैट आई देखे हैव हुए सीन। आपने। और अगर मान लीजिए कोई बड़ी मना करता है तो उनके साथ क्या होता है उसके बाद। आर हाँ। यू अवेयर? उन सी आप कैन यू मना, प्लीज बता हाँ सकते आप सर मना, क्या? सी नाउ व्हाट इज, अब इसमें सवाल ये आता है व्हाट हम्म। इज अ मिलिट्री ड्यूटी। हम्म। मिलिट्री ड्यूटी के 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि मुझे एग्जैक्टली शायद अभी याद है या नहीं, लेट मी ट्राई। हम्म। ये इफ आई रिमेंबर करेक्टली सेक्शन 38 ऑफ आर्मी एक्ट के नोट्स में लिखा हुआ है। हम्म। मिलिट्री ड्यूटी ये होती है जो कि इट इज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर ऑफिसर, जी। हैज टू पर्टेन टू सम मिलिट्री बिजनेस, it is something which as a फौजी you cannot refuse। हम्म। हाँ, और वो कोई एंटी नेशनल टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। हम्म। समथिंग which I can give in the exercise of my military हम्म। powers and something which you as my subordinate are bound to comply with. हम्म। This kind of elements are there. This is a military command. हम्म। Suppose I tell you, आप मेरे बड़ी हैं, जी। मैं आपको बोलता हूँ यार ऐसा है कि मुझे ये, आप मेरे क्लर्क हैं, मैं आपको हम्म। कहता हूँ कि मुझे ये रिपोर्ट बना के पेश करो। हम्म। ये मुझे आगे कोर हेडक्वार्टर्स में भेजनी है, तो आप मुझे रिपोर्ट दो मुझे 12 बजे तक। हम्म। आप वो कहते हो साहब मैं नहीं करूंगा, हम्म। तो आप कोर्ट मार्शल के हकदार हैं। लेकिन दिस सर इज, वो मिलिट्री का बता रहा जो हूँ, काम है उसके लिए उन्होंने। हाँ, सो दिस इज डिसोबीडियंस ऑफ सुपीरियर्स ऑर्डर्स। हाँ। तो आप कोर्ट मार्शल के हकदार हैं, जी। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ यार ऐसा है, मेरे लिए तुम सिगरेट लेके आओ, हम्म। मैं अभी यहीं पे सिगरेट स्मोक करूंगा। हम्म। अब इसमें थोड़ा डिबेटेबल है, हम्म। ठीक है। वैसे तो देखिए आपकी कोई ये लाइबिलिटी नहीं है कि आप मेरे लिए सिगरेट ला के दें, हम्म। ना ही मेरे लिए सिगरेट पीना मिलिट्री ड्यूटी है, हम्म। ठीक है। नो कंडीशन ऑफ सर्विस मेक्स मी बाउंड टू स्मोक अ सिगरेट। हाँ। मुझे किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं है। वो जो रिपोर्ट है जो मुझे कोर हेडक्वार्टर भेजनी है वो मेरे को बाउंड है, हम्म। मुझे भेजना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भेजूंगा तो आई विल बी पनिश्ड हम्म। इन वट एवर मैनर। लेकिन वो सिगरेट पीने की मेरे पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, मेरी वो कोई ड्यूटी नहीं है कि मैं सिगरेट पीऊँ। हम्म। हम्म। मैं अपनी मस्ती के लिए, अपनी अय्याशी के लिए मैं स्मोक नहीं करता हूँ, फॉर रिकॉर्ड आई एम सेइंग। हम्म। मैंने जिंदगी में कभी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, दोस्तों को देने के अलावा। हम्म। मतलब कहीं पार्टी वार्टी चल रही, किसी ने कहा सिगरेट पास कर, तो अलग बात है, मैं स्मोक नहीं करता हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूँ यार तुम मेरे लिए सिगरेट लेके आओ, हम्म। सो देन दिस इन माय ओपिनियन इज नॉट अ मिलिट्री ड्यूटी फॉर यू। हाँ। लेकिन इसका जो मैंने कहा डिबेटेबल है, वो हम्म। इसलिए, मान लीजिए कि हम फील्ड एरिया में हैं हम्म। और एक कोई दुकान है जो कि शाम के 5 बजे के बाद बहुत ठंड के इलाकों में है, नॉर्थ ईस्ट में, या कहीं मान लीजिए श्रीनगर या कारगिल या कहीं ऐसे रिमोट एरियाज में 5 बजे के बाद सिगरेट की दुकान ही नहीं खुलती। हम्म। और मैं बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम में व्यस्त हूँ जो कि मेरे सीनियर्स ने मुझे दे रखा है। हम्म। मुझे कोई रिपोर्ट भेजनी है 5 बजे तक, और उससे पहले मेरे पास सांस लेने का टाइम नहीं है, और मेरे को सिगरेट पीनी है शाम को, हम्म। रात को, ठीक है। और मैं आपको तब कह रहा हूँ कि भाई मेरे लिए वो सिगरेट लिया, मैं खुद जाऊंगा तो मेरा 1 घंटा लगेगा सिगरेट लेके आने में, 3 किलोमीटर दुकान दूर है, हम्म। और जाने का रास्ता जो ऐसा भी है तो 1 घंटा लगेगा मुझे। तो अगर मैं 1 घंटा वो वेस्ट करूँ खुद सिगरेट लेके आने में, तो ये काम तुम तो करोगे नहीं मेरी जगह, हम्म। क्योंकि तुम्हारी तो उतनी कॉम्पिटेंस ही नहीं है, हम्म। ठीक है। वो रिपोर्ट तो मुझे ही बनानी है, मैं ही उसका एक्सपर्ट हूँ। तो ऐसी स्थिति में अगर मैं आपको सिगरेट लाने के लिए कह रहा हूँ तो वो थोड़ा जस्टिफाइबल हो सकता है। हम्म। लेकिन फिर भी मतलब अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो वो मिलिट्री ड्यूटी उस बंदे की नहीं है। हम्म। अगर वो बंदा मना करता है कि साहब मैं आपके लिए सिगरेट नहीं लेके आऊंगा, तो ही इज विद इन हिज राइट्स। हम्म। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो सीनियर ऑफिसर की ईगो हर्ट हो जाएगी। हम्म। हम जानते हैं बहुत सारे ऐसे ऐसे आदेश दिए जाते हैं और वो काफी हद तक मतलब डिबेटेबल हैं या जस्टिफाइबल हैं, क्योंकि फिर फौज चलेगी कैसे, हम्म। क्योंकि फौजी एरियाज में सिविलियंस तो आ नहीं सकते हैं, बिल्कुल। बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है उनकी एंट्री, एंड देयर आर सो मेनी इश्यूज इन्वॉल्व, उनका पुलिस वेरिफिकेशन करवाओ वगैरह वगैरह वगैरह। हम्म। तो मतलब अब जो भी काम है वो जवानों को ही करना पड़ेगा, हम्म। विच इज अनफॉर्चुनेट। हम्म। इसका हमें कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। आई थिंक नेवी एंड एयरफोर्स आर मच बेटर। आर्मी में वो मतलब नेवी एयरफोर्स में उस तरीके से आई थिंक दे हैव सम मोर
सिविलियन मैन पावर, हम्म, तो आर्मी को वो कंजर्वेंसी स्टाफ या कुछ ऐसे बंदोबस्त करने की कोशिश करनी चाहिए विद इन वट एवर। इसका मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट वट एवर इज पॉसिबल जवानों के ऊपर इस तरीके का वर्कलोड थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए। जी। लेकिन जब तक नहीं हो पा रहा है तब तक आई डोंट नो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू दिस। लेकिन कुछ इस टाइप की चीजें जो कि बहुत ज्यादा पर्सनल नेचर की होती हैं, वो उस टाइप की चीजें जवानों से नहीं करवानी चाहिए। हम्म। सर मैंने कर्नल बग्गा के साथ भी अभी कुछ दिनों पहले पॉडकास्ट किया था। उन्होंने मेरे को एक चीज़ समझाई थी कि जो आपका बडी होता है, वही मतलब सबसे बेस्ट आपका वही है जो आपको सब कुछ बताता है फ़ौज के बारे में, जो आपको नहीं पता। आपकी यूनिट के बारे में जो आपको नहीं पता है, एज़ यू आर लाइक स्टार्टिंग में, हाँ, स्टार्टिंग में एज़ यू आर न्यूली कमीशन्ड। जब आप न्यूली कमीशन है हाँ, तब, हाँ। और सर ने एक और चीज़ बताई कि जवान उसी अफ़सर को पसंद करेगा जो उसके साथ रगड़ा खा रहा है ट्रेनिंग ग्राउंड में, करेक्ट। जो उसके साथ सारे काम कर रहा है। सही बात है। In अग्री। uniform, as a officer, he is behaving with the Jawans, but when he is not in uniform, he is behaving with them just like their brothers. ओके। तो जवान उसी अफसर को पसंद करेगा जिसमें ये सारी क्वालिटीज है। ठीक है। तो लाइक जैसे लाइक लेट सपोज आई एम ए बडी है ना, तो आपने मेरे को बोला कि गेट मी सम सीक्रेट्स, तो मैं मतलब अगर इट इज यू नो अगर मेरे मन नहीं है मेरा करने का, तो मैं आपको मना कर सकता हूँ। तो इसमें भी कोई एज अ कोर्ट मार्शल होने का कुछ है? नहीं देखिए, मैंने वही तो आपको पूरा बताया ना हाँ, कि मिलिट्री ड्यूटी का इसमें कॉन्सेप्ट है। हाँ। पहली बात तो वो जवान पसंद करे या ना करे हम्म, ऑफिसर को, वो एक बहुत अलग बात है। पसंद करवाए, पसंद करे ना करे, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। कोई आदमी, कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद कर रहा है या नहीं, ये उन दोनों लोगों के इंटरपर्सनल रिलेशंस इंटरपर्सनल हैं। रिलेशन। ठीक है। अगर हम कानून की बात कर रहे हैं हम्म। कि किसमें बंदे का कोर्ट मार्शल होने का हो सकता है। या कोई मिलिट्री पनिशमेंट मिलने की लायबिलिटी बनती है, हुँ, वो कोई किसी को पसंद करे या ना करे, इससे कोर्ट मार्शल या मिलिट्री ड्यूटीज का कोई वास्ता नहीं है। हुँ, ठीक है। अगर सपोज मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई ऑफिसर है, हुँ, उसे कोई मेडिकल इश्यूज हैं, हाँ जी। आने से पहले वो बहुत बढ़िया था, हुँ, ही वाज परफेक्टली मेडिकली फिट, उसको एस्थमा हो जाता है बाद में, ही विल नो मोर बी अ गुड रनर। हुँ, वो रगड़ा भी उतना अपने बॉडी जितना नहीं खा पाएगा। हुँ, हो सकता है कि उसका बॉडी उसे पसंद नहीं करता हो, हुँ, ना करे, बॉडी मे नॉट लाइक हिम, हुँ, हुँ। देयर इज नो बाउंडेशन ऑन एनीवन टू लाइक एनीवन एल्स। सो दैट वाज़ जनरली आई वाज़ हाँ, स्पीकिंग ना कि जवान उसी अफ़सर को पसंद करते हैं, जो उनके साथ मतलब घुल-मिल के रहता है। करेक्ट, हाँ। ठीक बात है। तो उसका इस चीज से, मिलिट्री ड्यूटी से हुँ, हुँ, या मिलिट्री पनिशमेंट की लायबिलिटी से या कोर्ट मार्शल से कोई रिलेशन नहीं है। हुँ, ठीक है। ऑफ कोर्स एन ऑफिसर शुड बी डूइंग ऑल दैट ऑन द ग्राउंड व्हिच हिज बडी इज डूइंग, हुँ, व्हिच यू नो व्हिच अदर्स आर डूइंग। लेकिन ये जो है ना, एक बहुत ही कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में देखने की चीज है। हुँ, जो आप बात बता रहे हैं, ये एक ऑफिसर की कमीशनिंग के 2-3 साल के बियॉन्ड ये चीज अप्लाई होनी बहुत मुश्किल है। ओके। हुँ, लेट अस से कोई एक ऑफिसर है, कर्नल है, हुँ, कर्नल साहब की एज कम से कम 40 के आसपास होगी, हुँ, 38 साल 40 साल के आसपास, 36 हुँ, इज द अर्लीस्ट यू कैन बिकम अ कर्नल, जनरली 35-36। तो उनका जो बडी होगा वो बहुत छोटा होगा उनसे एज में, हुँ, 21 साल 22 साल का होगा, हुँ, हुँ, 25 साल का होगा, 28 साल का होगा। जनरली स्पीकिंग वो उनसे, कर्नल साहब से काफी बेटर होगा फिजिकल्स में। हुँ, जनरली हुँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज ऑब्वियसली एवरीवेयर अवेलेबल, बट बिकॉज हिज एज इज लाइक दैट। हुँ। तो अब वो साथ मिलके रगड़ा खाएंगे, इसका क्या नहीं, नहीं इसका सर, क्या कॉन्टेक्स्ट। मान कौन लीजिए कोई आप जनरल साहब है, हाँ। जनरल साहब का बडी कौन नहीं, नहीं होगा? सर, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो बेसिकली मेरा कहने का मतलब था जो ग्राउंड पे आपके साथ है। ग्राउंड पे साथ है तो क्या मतलब है? किस चीज में ग्राउंड पे आपके साथ है? सर लाइक इफ यू आर सर्विंग इन हिली एरियाज और इन द हिली टेरेन, जो आपके साथ ग्राउंड पे ड्यूटी है में। कौन सी ड्यूटी? सपोज यू आर अ हाँ, जनरल, हाँ, हाँ, यू आर अ मेजर जनरल, आपका ही बडी होगा। हाँ। ठीक है। सर बट फिर वो ड्यूटीज अलग होगी ना, मेजर जनरल को दैट पूरी। इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि जो ग्राउंड ड्यूटी टाइप की आप बात कर रहे हैं ना, वो एक ऑफिसर के कमीशनिंग के 2-3 साल, 2-3 साल 5-6 साल बाद के बाद ये चीजें जो इम्पॉसिबल आप बात बता रहे हैं, वो सिचुएशन काफी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है। हाँ। मतलब एज अ मेजर ऑल्सो हम्म, उतनी ज्यादा वो ग्राउंड ड्यूटीज जनरली नहीं नहीं रहती हैं। रहती। वो तो आप मैं बता रहा हूँ आप किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हाँ, हैं। जैसे फ्रेशली कमीशन्ड ऑफिसर आया, हाँ, 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 हाँ। जो 21 साल 22 साल 23 साल की उम्र का है, तो वो स्टार्टिंग में जो लाइंस अटैचमेंट करता है हम्म, एक महीने की, और उसके जो लेटर से कमीशन होने के 1-2 साल बाद तक वो बहुत ग्राउंड ड्यूटी करता हम्म, है, वो क्रॉस कंट्री वगैरह भाग रहा है,
स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो कंधे से कंधा मिला के जवानों के साथ चल वो रहा सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर है। रहा है। वहां पे वो सिचुएशन लागू होती है हाँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं। या बिल्कुल। अगर मान लीजिए आप कॉम्बैट सिचुएशन में हैं, हुँ, ऑपरेशन में गए हुए हैं, वहां पे आप रात भर का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें मैंने नहीं किया ऐसे कोई ऑपरेशन, फॉर द रिकॉर्ड आई एम टेलिंग, हुँ, बट आई नो बिकॉज आई हैव लिव्ड फॉर 11 years इन द मिड्स ऑफ पीपल हु हैव डन ऑल दिस काइंड ऑफ हुँ, हुँ, ऑपरेशंस। हुँ, रात भर आप तैनात हैं, आप पेट्रोल में हैं, आप कोई हाइड आउट में हैं, या आप कोई एरिया डोमिनेशन पेट्रोल कर रहे हैं, हुँ, ठीक है, या कैसो ऑपरेशन है, या whatever other kinds of operations are there, coordinate search operations, हुँ, कैसो। तो अगर आप ये सारे टाइप की चीजें कर रहे हैं तो उसमें यस वो बड़ी आपको लाइक करेगा या आपका हुँ। सम्मान करेगा अगर आप कंधे से कंधा मिला के उतना ही रगड़ा खा हाँ, करके हाँ, हाँ, हाँ। रात भर आप जगे हुए हैं उसके साथ, आपकी आपने झपकी नहीं ली, आपको आपको कोई वॉशरूम का प्रेशर नहीं बन रहा, आपको भूख नहीं लग रही, हुँ, और यू आर कंट्रोलिंग ऑल दोस थिंग्स, हुँ। उसमें वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन नॉर्मल रूटीन कोर्स में जब एक कोई मेजर की 5-6 साल नौकरी होने के बाद उसकी उतनी ज्यादा ग्राउंड ड्यूटीज नहीं रहती। नहीं रहती है, बिकॉज देर आर सो मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स हुँ, विच मेजर्स आर हैंडलिंग। वो किसी यूनिट के किसी फॉर्मेशन के जीवन जीटू बन के जाएंगे, हुँ, या अपनी यूनिट में वो सीनियर मेजर हो जाएंगे हुँ। ऑलमोस्ट, और वो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं, या वो और टाइप के कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनका जवानों से इतना ज्यादा ग्राउंड पे इंटरेक्शन कम हो नहीं जाता होता। है। हुँ, दिस इज व्हाट आई एम ओके। सर एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे हमने अभी परमानेंट कमीशन के पीछे बात की, तो जैग ऑफिसर उनको मिलती ही नहीं, आपने बताया, कुछ नहीं पता उनको मिलेगी या नहीं सेइंग। मिलेगी, इट इज़ नॉट डिफाइंड। यस, तो 10वें साल में पता चलेगा उन्हें, 10वां साल कंप्लीट होने से 2-3 हुँ, महीने पहले। कि मिल रही है या नहीं मिल रही है। लेकिन सर जो काउंटर क्वेश्चन था कमीशन, परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन से लेके जो जैक ब्रांच के साथ हो रहा है, आई एग्री टू दिस, दिस इज नॉट जस्टिफाइड। लेकिन जो लोग सीडीएस के थ्रू जाते हैं उनको पहले कुछ चांस मिलता है कि आईएमए के लिए उनके पहले कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं, इफ दे आर नॉट क्लियरिंग ऑल दैट तो फिर वो ओटी के लिए जाते हैं। नो, दोनों तो साथ में भी करते हैं लोग। आईएमए एंड यस, ओटीए, तो इसका जब सर। आईएमए का होता है हम्म, उसका एग्जाम देते हैं, हम्म, ओटीए का भी देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो ओटीए में सेलेक्ट हो रखे होते हैं, हम्म, ओटीए में ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर लिया, 2 महीने 3 महीने बाद पता चला अरे यार आईएमए में क्लियर हो गया, तो हम्म, ओटी छोड़ के भाग जाते हैं आईएमए में, हम्म, विच इज परफेक्टली राइट। हम्म, क्योंकि अगर किसी को परमानेंट कमीशन ही लेना है स्टार्टिंग से हम्म। तो वो छोड़ के जाए, इट इज लेकिन फाइन। सर इसमें कोई इस चीज में मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आर्मी आपको चांस दे रही है अगर आप हाँ, तो कैपेबल हो। इसमें क्या गलत है, मैं हाँ, कहाँ कह रहा हूँ। नहीं नहीं सर, मैं से पूछ रहा हूँ कि मतलब इसमें परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस हाँ, कमीशन में बिल्कुल सही जैसे। बात है, दिस इज फाइन, दिस हाँ, इज राइट, बिल्कुल ठीक बात है कि परमानेंट कमीशन का भी ऑप्शन दे रखा है शॉर्ट सर्विस शॉर्ट का का। भी ऑप्शन मैं दे ये रखा है। कह रहा हूँ कि यही सेम ऑप्शन जैग जैग ऑफिसर्स के में भी पास भी होना होना चाहिए, चाहिए। हाँ। आईएमए के थ्रू भी जैग ऑफिसर्स कमीशन होने चाहिए, हम्म, या फिर आप ऐसा करो कि जो ओटी चेन्नई से जो जैग ऑफिसर्स कमीशन हो रहे हैं हम्म, उनमें कोई ऑप्शन क्रिएट करो। हम्म। मतलब मतलब एक उनको भी। अकेला, सी बात इसका निचोड़ ये है हम्म, कि वकालत केवल एक ऐसा सेगमेंट है या एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके बंदे को आर्मी में स्टार्टिंग से परमानेंट जॉब नहीं मिल सकती, हम्म, बाकी सबको मिल सकती है। जी। तो मतलब अगर कोई भी बंदा जैग ज्वाइन करने का सोच रहा है हम्म, तो उसको ये बात जान के रखनी पड़ेगी कि मेरी लाइफ कम से कम 35 से 40 साल तक बिल्कुल अनसर्टेन रहेगी। हम्म, क्योंकि मान लीजिए मैंने कितनी भी जी तोड़ मेहनत करी, उसके बाद भी हो सकता है कि मुझे परमानेंट कमीशन मिले हम्म, या ना मिले। अब ये क्योंकि लोग नहीं समझ पाएंगे इसलिए रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, मुझे परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए था कभी। हम्म, मैंने ना कभी परमानेंट कमीशन के लिए ट्राई किया, ना मुझे रिजेक्ट किया गया। हम्म, मैं सेकंड ईयर ऑफ सर्विस में मैंने रिजाइन करने की कोशिश करी जिसको रिजेक्ट किया गया। हम्म, फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, लेकिन रेजिग्नेशन इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। इसमें एएफटी और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो पाता है। नॉर्मली एएफटी में केस फाइल करना पड़ता है। उसके बाद मैंने 10th ईयर में पहले लिख के दे दिया था कि मुझे परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए, हम्म, नहीं चाहिए। इसकी वजह से मैंने 10th ईयर में आर्मी में रहते हुए ही आईएम कैलकाटा से डीजीआर का रीसेटलमेंट कोर्स किया। जी। मतलब मुझे परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए था। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग जिनको पता नहीं होता वो ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं कि इन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला इसलिए ये दुखी हो रहे हैं। नहीं, मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मुझे तो इस जॉब से बाहर निकलना था क्योंकि मुझे जैग से बहुत ज्यादा आपत्ति थी और आज भी है। हम्म, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लॉयर्स के खिलाफ ये अन्याय क्यों कर रहे हो। हम्म, जो यंग फ्रेश लॉयर हैं, आपने पूरे की पूरी एक लीगल फ्रेटर्निटी, लीगल कम्युनिटी के खिलाफ, दिस इज आउटरेजियसली, इट इज आउटराइट इनजस्टिस, because this is the only community of professionals in this nation to whom you're not even giving an option of getting permanent commission in the beginning. हम्म, और ये ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता है कि भाई परमानेंट कमीशन के इतने
इतने लाले पड़ जाएंगे, हम्म, किसी को पता ही नहीं कि भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये बात 1000 बार पहले कह चुका हूँ, इसलिए कहने से कतरा रहा था, लेकिन अब सिचुएशन बन गई है तो बोल रहा हूँ। हम्म, मेरा एक कोर्समेट है जैग में, जो कि डबल गोल्ड मेडलिस्ट है। हम्म, जैग में दो मैंडेटरी कोर्सेज होते हैं, हम्म, एक होता है वायोस कोर्स जैग ऑफिसर्स का, और एक होता है जैग ऑफिसर्स एडवांस कोर्स। हम्म, मात्र दो कोर्सेज हैं आपकी, जितने भी साल आप नौकरी करें। पहले कुछ और कोर्सेज होते थे, वो रद्द कर दिए गए हैं, तो इस समय आज की तारीख में केवल दो कोर्सेज होते हैं मैंडेटरी। हम्म, उसके अलावा कोई ऑप्शनल कोर्सेज वगैरह रेयरली मिल सकते हैं। जो जैग रिलेटेड कोर्सेज है उसकी बात कर रहा हूँ। जी, जैसे अदर कोर्सेज मैंने भी किए हुए हैं, एक होता है, मैंने सीबीआरएन कोर्स किया है, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर। जी, ये बातें थोड़ी सी इरेलीवेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ट्रोलर्स के लिए बता रहा हूँ। हम्म, तो जैग रिलेटेड केवल दो कोर्सेज होते हैं जो कि मैंडेटरी हैं। हम्म, वो बंदा, वो मेजर साहब, दोनों कोर्सेज में गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट है। मेडल, ठीक है, मेरा कोर्समेट है, बहुत बढ़िया ऑफिसर है, हर एक चीज में परफेक्ट है, भागने दौड़ने में, फायरिंग में, हर एक चीज में ही इज नंबर वन। ही इज, उसकी फिजिकल फिटनेस भी A1 है। हम्म, ही इज परफेक्टली फिट फॉर आर्मी स्टैंडर्ड्स। अभी तक उसकी ओजी यूनिफॉर्म में मेरे ख्याल से दो बटन, जो स्टैंडर्ड होता है कैडेट के लिए, उसके दो बटन ही दिखते हैं। हम्म, ठीक है, he has been handpicked by the Indian Army to be the only JAG officer in the United Nations. हम्म, JAG ऑफिसर पूरे के पूरे बड़े ग्रुप्स में नहीं जाते हैं, जैसे कि इन्फेंट्री में क्या होता है, पूरी की पूरी बटालियन गई, बटालियन, 400 500 800 लोग जितने हम्म, भी हैं, वट, जो भी मेडिकली फिट हैं वगैरह वगैरह, वो सारे लोग गए। ठीक है, जैग में जितने सारे ऑफिसर्स हैं उसमें से हैंडपिक्ड एक या मैक्सिमम दो ऑफिसर होते हैं। जी, ही हैज बीन हैंडपिक्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी टू बी सर्विंग इन द यूनाइटेड नेशंस। हम्म, उसको भी परमानेंट कमीशन नहीं मिला है, उसको भी पीसी नहीं मिला, नहीं मिला है उसे। जो कि यूनाइटेड यस, सर्विसेज के लिए हैंडपिक था। यस। और उसके बाद वाले कोर्सेज में, जैग ऑफिसर्स में ही, जिन ऑफिसर्स की कंपैरेटिव कॉम्पिटेंस उस ऑफिसर से बहुत कम है हाँ जी, कंपैरेटिवली, ठीक है, मेरी भी कॉम्पिटेंस उस ऑफिसर से बहुत कम है, हम्म, मैं ओपनली कह रहा हूँ। एज फार एज academics and military things are concerned, वो मेरे से बहुत बेटर था। हम्म, मैं गोल्ड मेडलिस्ट कभी नहीं था। आई वॉज नेवर इवन सेकंड, आई वॉज नॉट इवन थर्ड इन दीज जैग कोर्सेज। मेरी कोर्स ग्रेडिंग्स अच्छी हैं। हम्म, बायोस में आई हैड अल्फा ग्रेडिंग, ए ग्रेडिंग, एंड एडवांस कोर्स में आई हैड बी दैट इज ब्रावो ग्रेडिंग, which is quite good. हम्म, I was above average always, but this officer is much better than me. अब मैं ये बता रहा हूँ कंपैरेटिव कॉम्पिटेंस के हिसाब से। उसके बाद वाले कोर्सेज में काफी सारे ऐसे ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन मिल गया है जो कि उसके कंपटीशन में कहीं नहीं टिकते। सो दिस मेजर, अब मतलब इसमें कुछ, दिस इज दी होल, यू नो, वंडर, दिस इज दी होल अजूबा दैट दिस परमानेंट कमीशन थिंग इज। हम्म, आपसे जो सीनियर्स हैं उन्हें परमानेंट कमीशन मिल गया, वो आपसे कम कॉम्पिटेंट थे। आपके जो जूनियर्स हैं वो आपसे कम कॉम्पिटेंट है, उन्हें परमानेंट कमीशन मिल गया, हम्म, आपको नहीं मिला। ऐसा ही मेरा एक केस है, हम्म, बिल्कुल very much on similar lines, which I am representing, in which I have some clients, some lady officers from the Navy, जो अपने जूनियर से, अपने कोर्समेट से ज्यादा कॉम्पिटेंट थे। हम्म, उसकी वजह से उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिल पाया। उनके सीनियर्स को परमानेंट कमीशन मिल गया, उनके जूनियर्स को परमानेंट कमीशन मिल गया, उनको नहीं मिला। हम्म, और वो उनसे ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, उनके कई रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उन्हें परमानेंट कमीशन नहीं मिला। नहीं मैं ये मिला, कह रहा हूँ, मतलब दिस इज सच अ फनी सिस्टम कि परमानेंट कमीशन, मतलब इन्होंने ऐसा ऐसा कमाल कर रखा है कि पता ही नहीं चलता कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे सब्जेक्टिव फैक्टर्स आते हैं। हम्म, एक कमांडिंग ऑफिसर ने, एक सीओ ने, या रिव्यूइंग ऑफिसर ने, या इनिशिएटिंग ऑफिसर ने, या सीनियर रिव्यूइंग ऑफिसर ने, या एफटीओ, एचटीओ, फर्स्ट टेक्निकल ऑफिसर, हाई टेक्निकल ऑफिसर, एक भी कहीं कोई आपके खिलाफ नेगेटिव एडवर्स रिमार्क लिख देता है, हम्म, या कहीं ऐसा एंडोर्स कर देता है, नॉट रेकमेंडेड टू बी ग्रांटेड पीसी, आपका खेल वहीं पे खत्म हो सकता है। हम्म, पता नहीं कि कौन सा ऑफिसर कब कहां चढ़ गया हो। सपोज आप अपने, लेटर से आपको एक लीगल ओपिनियन दे रहे हैं जी, एज अ जैग ऑफिसर, जो आपका आईओ है, कई बार ऐसा होता है वो नॉन लॉ क्वालिफाइड ऑफिसर्स होते हैं, हम्म, उनको लॉ का कुछ नहीं पता, वो इन्फेंट्री ऑफिसर है, बट ही इज योर इनिशिएटिंग ऑफिसर और ही इज योर कमांडिंग हम्म, ऑफिसर। उसको आपकी बात पसंद नहीं आ रही, या उसे समझ नहीं आ रही, आप उसे वो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या हो सकता है कि वो ये कह रहा है भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख दे, वो कहता है नहीं सर सॉरी, जो मैंने लिखा बिल्कुल ठीक है, हम्म, आई एम प्रोफेशनल, आई एम अ लॉयर, आई नो द लॉ, हम्म, राइट। मतलब आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपको पता है ना कि यार मेडिकल क्या नॉलेज है। हम्म, लेट अस से मैं आपसे बहुत सीनियर हूं, आप हैं कार्डियोलॉजिस्ट,
और मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दे, आप कहोगे यार सर प्लीज, लेट मी डू इट। आई एम कॉम्पिटेंट, आई हैव स्टडीड द सब्जेक्ट, आई नो हाउ इट वर्क्स, आई एम अ स्पेशलिस्ट, लेट मी डू इट प्लीज माई वे। बिकॉज अगर मैं उसे ठीक से नहीं करूंगा वो बंदा मरेगा। बिल्कुल। आई एम डॉक्टर, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। इसी तरीके से अगर मैं कोई लीगल ओपिनियन अपने तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से लिखवाने की उसे कोशिश कर रहे हो, सर हम केस हार जाएंगे कोर्ट में, ठीक है, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। इंडियन आर्मी केस हारेगी, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, तो प्लीज लेट मी राइट द वे आई वांट टू राइट इट। सपोज ऐसी सिचुएशन हो जाती है और उस सीनियर की ईगो हर्ट हो गई और वो लिख देता है नॉट रिकमेंडेड टू बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन, आपका खेल खत्म। आप कितने भी बेसिकली फिजिकली मतलब फिट हैं, सीनियर के हाथ में है। मतलब काफी कुछ हद तक उतना भी दैट उसका स्कोप है, उसके खिलाफ फिर आप लड़ाई लड़ते रहो। पहले आप स्टैट्यूटरी कंप्लेंट फाइल करो, फिर आप एएफटी में लड़ो, एएफटी में आप जीत जाओगे तो मोस्ट लाइकली आपको गवर्नमेंट विल कंटेस्ट इट, फिर आप हाई कोर्ट में लड़ो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, तो आप लड़ाई लड़ते रहो 2-3 साल 5 साल तक। जिस संस्था के लिए आपने खून पसीना बहाया, जिस संस्था के लिए आपने अपनी जान को दाव पे लगाया, जिस संस्था के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर करी इन अ सेंस, इन मेनी वेज, 10 साल तक 14 साल तक, अब आप उन्हीं के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहे हो। ग्रेट आर्मी आए नहीं। और जो आपके पियर्स थे, जो आपके जैग ऑफिसर, जो आपके फ्रेंड्स थे, कोर्समेट्स थे, एक दो कोर्सेज सीनियर जूनियर थे, वो आपके खिलाफ अपेयर हो रहे हैं अब एएफटी में। जैसे कि अभी जब हम एएफटी में जाते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो वहां के मोस्टली जो जैग ऑफिसर्स हैं वो सारे मेरे आसपास की सीनियरिटी के हैं, मोस्टली मेरे से जूनियर हैं इस समय। ओआईसी लीगल सेल, एएफटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे वो। तो अब जिन्होंने मेरे साथ वो कोर्सेज किए हैं, अब वो मेरे अगेंस्ट उन्हीं केसेस में अपेयर हो रहे हैं। सो इट इज मतलब आई एम सेइंग इट शुड नॉट बी सो सब्जेक्टिव। ये जो ग्रांट ऑफ पीसी का सिस्टम है उसको इतना ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं किया होना चाहिए। सपोज मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं है, या सपोज मुझे आपका बिहेवियर पसंद नहीं है, या आप कोई पार्टी में नहीं है, या आपने शराब पीने से मना कर दिया, या आपने ज्यादा शराब पी ली, कुछ भी आपने कर दिया, शराब ज्यादा पी ली, मतलब जिसको थोड़ा इनडिसिप्लिन के लेवल तक अगर वो आ जाता है। कई ऐसे भी हो जाते हैं कि मतलब इसमें बहुत बातें होती हैं जो कि शायद मैं ना बोलूं तो लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के पास ईगो होती है, ईगो हर्ट हो जाती है, तो इतना इतना ज्यादा उसके हाथ में पावर इस तरीके से नहीं दे देनी चाहिए कि अगर वो चाहे तो वो आपका पूरा करियर को स्पॉइल कर सकता है। इस हद तक उसके पास पावर नहीं होती। सो एक मैं इससे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे आपको लॉ के बारे में ज्यादा पता होगा, मेरे को सर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज से रिलेटेड आर्मी से, कि इफ यू आर रिटायर्ड है ना, तो आप अपनी यूनिफॉर्म पहन के कहीं भी नहीं बैठ सकते, लाइक, है ना। तो अभी मैंने सर सेरेमनीज के अलावा, सेरेमनीज के अलावा, है ना, जो लाइक, फंक्शंस हैं हाँ, जिसमें आपको ऑफिशियली इनवाइट किया इनवाइट गया, किया जाता है थ्रू इंडियन आर्मी। यस, तो लाइक जो ऑफिसर्स, अभी एक पॉडकास्ट चैनल है, वो नेम, बट एक हमारे रिटायर्ड पर्सनली उसको रन करते हैं, तो वहाँ पे आई हैव सीन कि मेनी ऑफिसर्स दोज आर रिटायर्ड, वो वहां जाके बैठ के पॉडकास्ट दे रहे हैं विद देयर यूनिफॉर्म एंड ओके, रैंक्स ओवर देयर शोल्डर। एंड नेम टैब एंड हाँ, बैजेस एंड एवरीथिंग एवरीथिंग मेडल्स। एवरीथिंग। अच्छा, तो दिस सर इज आपकी नॉलेज में ये गलत है या सही है, और अगर गलत है तो कितना है? टू माय नॉलेज ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो कि आपको एंटाइटल करता है हम्म कि आप एक नॉन मिलिट्री इवेंट में हम्म अपने मिलिट्री बैजेस और रैंक्स लगा के बैठ सकते हैं, हम्म और स्पेशली व्हेन इट इज अनऑफिशियल, अनऑफिशियल। मतलब वो कोई सरकारी इवेंट तो है नहीं, और आप आर्मी से रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड है, उसके बाद भी आप यूनिफॉर्म, आई रैंक, डोंट, एवरीथिंग इज हाँ, देयर। आई डोंट अग्री विद दिस। If there is some kind of special exception, I am not claiming to be having 100% knowledge of this, but I am quite confident ये चीज गलत है। हाँ जी, I am quite confident। ये बात तो मतलब this is commonly known actually। अगर आपको सरकार इनवाइट नहीं करती है किसी इवेंट में, किसी फंक्शन में, या हो सकता है कि वो लोग, इन लोगों ने कुछ परमिशन ले रखी हो कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से, विच आई थिंक पॉडकास्ट के लिए तो इंडियन आर्मी विल नेवर गिव अ परमिशन रिटायर्ड बंदे को कि आप रैंक यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाओ विद रैंक। आई डोंट थिंक इट इज लीगली करेक्ट। तो दिस वाज ऑल फॉर दिस सेगमेंट। हम पार्ट 2 भी लेके आएंगे सर इसका, फाइन, जो जवानों से रिलेटेड जो भी सवाल लिख के लाया था मैं, और ठीक कुछ है, आपने भी मेरी हेल्प की। तो दिस वाज द पार्ट 1, पार्ट 2 विल शूट आफ्टर 2 or 3 days। नो इश्यूज। थैंक यू सो मच सर। ठीक है लक्ष्य।
This is right.